नमस्कार, मैं डॉक्टर लता काटे, हिंदी विभाग, बालासाहेब देसाई कॉलेज पाटन। पुनश्च आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक नए विषय को लेकर। विषय है अनुवाद का स्वरूप। यह अनुवाद अध्ययन के लिए बीए भाग 2 के शिवाजी विश्वविद्यालय के हिंदी पेपर के मेजर पेपर के अंतर्गत एसएससी के लिए रखा गया है। इसी दृष्टि से हमने यह वीडियो बनाया है। अतः ये जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं अनुवाद का स्वरूप। इसके पूर्व हमने अनुवाद की परिभाषा देख ली है। अनुवाद की परिभाषा इस प्रकार है: एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना। यह आशय के अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। ये सारी बातें हमने देख ली है। आज देखेंगे उसी के ऊपर आधारित अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद का स्वरूप तय करना बड़ी कठिन बात है। एक भाषा में कही गई बात, कथन शैली और कथ्य दोनों के साथ दूसरी भाषा में 100% उतारना वाकई संभव नहीं होता। अनुवाद करते समय मानकर चलना होता है कि कथन और कथ्य में किंचित ही सही पर अंतर आ सकता है। इस स्थिति में संपूर्ण समतुल्यता या यथावत अभिव्यक्ति अत्यंत मुश्किल बात है। अनुवाद को शायद इसलिए एक दुरूह कार्य माना गया है। अनुवाद सफल तभी माना जाता है जब अनुवाद के पाठक अनुदित सामग्री पढ़कर वही अर्थ ग्रहण करे जो स्रोत भाषा में स्थित सामग्री को पढ़कर स्रोत भाषा भाषियों ने ग्रहण किया है। अर्थ या कथ्य का अंतरण उतना सरल नहीं होता जितना सरल लगता है। इसका कारण है कि अनुवाद की संकल्पना के साथ ही दो भाषाएं जुड़ी होती है, एक स्रोत भाषा, दूसरी लक्ष्य भाषा। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति, अपनी प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वन्यात्मक, रूपात्मक, शब्दात्मक, वाक्यात्मक प्रकृति होती है। भाषा के साथ ही सामाजिक, सांस्कृतिक पक्ष भी जुड़ा हुआ होता है। इन सारी विशेषताओं के साथ स्रोत भाषा में विद्यमान सामग्री का लक्ष्य भाषा में अंतरित होना इतना सहज नहीं, इसलिए असंभव लगता है अनुवाद को दूसरी भाषा में ले जाना। इसीलिए ये कार्य इतना सरल नहीं, ऐसा कहा जाता है। इस विवेचन का उद्देश्य बताना यह है कि अनुवाद का स्वरूप संक्षेप में स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उसका स्वरूप जानने के लिए उन बातों का अध्ययन करना आवश्यक है जो अनुवाद के स्वरूप का निर्धारण करती है। ये बातें अर्थ या कथ्य, शैली, संप्रेषण आदि में समतुल्यता का निर्धारण करती है। दूसरे शब्दों में समतुल्यता अनुवाद का स्वरूप निर्धारण करती है। यानी समतुल्यता, दो भाषा में जो समान बातें हैं, तुलना उसमें की जा सकती है, यह अनुवाद का स्वरूप निर्धारण करती है। यह समतुल्यता अर्थ, शैली आदि में आवश्यक है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर भाषाविद नायडा ने अनुवाद के मुख्यतः 3 स्वरूप बताए हैं। इसके इसे समतुल्यता पर आधारित अनुवाद के 3 स्वरूप बताए हैं। वह एक इस प्रकार: शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद और पर्याय के आधार पर अनुवाद। प्रस्तुत है अनुवाद के तीनों रूपों का संक्षेप में विवेचन। यहाँ अनुवाद का स्वरूप हम देखेंगे। 3 रूपों में नायडा जी ने इसका यह स्वरूप बताया है। वह कैसे, देख लीजिए। पहला है शाब्दिक अनुवाद। नायडा द्वारा बताया गया अनुवाद का यह पहला स्वरूप है। ध्यान में रखिए, इसमें शब्द के स्थान पर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं शब्द शब्द अनुवाद किया जाता है। शाब्दिक अनुवाद नायडा जी का तात्पर्य एक भाषा के शब्द को दूसरी भाषा के शब्दों में बदल देना नहीं था, वरन स्रोत भाषा के व्याकरणिक रूप के स्थान पर लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक रूप को रख देना था। पारिभाषिक शब्दावली के विषय में शाब्दिक अनुवाद का अपना महत्व होता है। विधि के क्षेत्र का अनुवाद हो या वैज्ञानिक क्षेत्र का अनुवाद हो, अनुवाद का यह स्वरूप शाब्दिक अनुवाद विशेष महत्व रखता है। यानी शब्दों की दृष्टि से अनुवाद महत्वपूर्ण स्थान रखता है, लेकिन शब्द के लिए शब्द,
इसका आशय नहीं है। आगे कहते हैं शाब्दिक अनुवाद की अनिवार्य शर्त है उचित शब्द भंडार और उसका निर्माण है। दूसरी शर्त है इस शब्द भंडार का संग्रह आपको करना है। संसार के कई देश ऐसे होते हैं जहां विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित शब्द भंडार का अभाव हो। उदाहरणार्थ, किसी देश में विज्ञानता प्रौद्योगिकी का उद्भव और विकास दूसरी भाषा के माध्यम से ही हुआ है, तो वहां पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित उसका अपना शब्द भंडार उपलब्ध होगा ही नहीं। ऐसी स्थिति में शाब्दिक अनुवाद भला किस प्रकार किया जाए? इस प्रश्न का सीधा सरल उत्तर है कि इस स्थिति में वह भाषा जिसमें योग्य शब्द भंडार उपलब्ध नहीं है, स्रोत भाषा के ही शब्दों को थोड़े बहुत परिवर्तन, परिवर्धन या संशोधन के साथ स्वीकार कर ले। वह भाषा स्रोत भाषा के शब्दों को बिल्कुल यथावत भी स्वीकार कर सकती है। इस प्रकार का लचीलापन शाब्दिक अनुवाद के लिए आवश्यक है। विशुद्धता की जिद जिस भाषा का नुकसान कर सकती है, यानी विशुद्धता, प्रत्येक भाषा विशुद्ध हो या आग्रह करना यह उस भाषा का नुकसान कर सकती है, इससे बचना चाहिए। अभिष्ट रहेगा शाब्दिक अनुवाद करते समय इस भाषा का ध्यान रखना चाहिए कि वह हास्यास्पद न हो। जैसे यह उदाहरण दिया है, शाब्दिक शब्द के लिए शब्द रखेंगे तो अनुवाद कभी कभी हास्यास्पद हो सकता है। किस प्रकार देख लीजिए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह विल रिलीज पिगॉन टू मेक द ओकेजन, अर्थात प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस अवसर पर कबूतर उड़ाएंगे। यह अनुवाद हास्यास्पद लगता है, शब्द के लिए शब्द रखा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इस अवसर पर कबूतरों का विमोचन करेंगे। इस प्रकार का शब्द अनुवाद भी हास्यास्पद ही बन जाएगा। इस अंग्रेजी वाक्य का अनुवाद इस प्रकार किया जाना चाहिए, पंतप्रधान मनमोहन सिंह इस अवसर पर कबूतर उड़ाकर उद्घाटन करेंगे। ठीक इसी तरह स्रोत भाषा के शब्दों को सही ढंग से नहीं बल्कि उचित दोहन करना होगा। टू मील अ डे का अनुवाद एक दिन में 2 भोजन नहीं बल्कि 2 वक्त का खाना, ऐसा करना चाहिए। इस प्रकार ये जो अनुवाद है शब्द के लिए शब्द नहीं तो भावार्थ बताने वाला होना चाहिए। यह बताने का प्रयास शाब्दिक अनुवाद में किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुवाद शाब्दिक अनुवाद करते समय लक्ष्य भाषा में विपुल शब्द भंडार का संग्रह करके रखे या फिर स्रोत भाषा के ही शब्दों को थोड़े बहुत बदलाव के साथ स्वीकार कर ले। स्रोत भाषा के शब्दों का यथावत प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अनुवादक को यह ध्यान रखना चाहिए कि इससे अनुवाद हास्यास्पद न बने। अनुवाद की इतनी वर्षों की परंपरा में कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके अनुवादक तक निश्चित हो चुके हैं। जैसे रेलवे ट्रेन का अनुवाद कल की गाड़ी की अपेक्षा रेलगाड़ी निश्चित हो चुका है। इंजन का अनुवाद दुहाकस की अपेक्षा इंजन निश्चित हो चुका है। क्रिटिक जैसा शब्द गुणदोष विवेचक की अपेक्षा आलोचक का अर्थ ही प्रदान करता है। कुछ शब्दों के अनुवाद निश्चित हुए हैं, वही शब्द लिए जाए। शाब्दिक अनुवाद के तहत कुछ शब्द अंग्रेजी से हिंदी में आए और हिंदी के ही होकर रह गए हैं, लेकिन ऐसा कतई नहीं कि यह सिर्फ हिंदी के ही साथ हुआ है। हिंदी के कई ऐसे शब्द है, पद है तो शाब्दिक अनुवाद के रूप में अंग्रेजी में चले गए और प्रचलित हो गए। इनमें से कई शब्द ऐसे हैं जो आज अंग्रेजी में विद्यमान होकर भी भारतीय संस्कृति का परिचय देते हैं, जैसे पत्तल, डाइनिंग लीफ, तिलक, फोरहेड मार्क, गोधुली, काउस्ट और रथ यात्रा, कार फेस्टिवल, यज्ञोपवीत, सेक्रेड थ्रेड आदि। ये शब्द अंग्रेजी के होकर रह गए हैं। दूसरा प्रकार है अनुवाद का स्वरूप है भावानुवाद। नायडा का कहना है कि या बताना है कि अनुवाद का यह द्वितीय स्वरूप है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार का प्रत्येक प्राणी अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए भावों का प्रयोग करता है, भावों द्वारा ही स्वयं को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य भी भावों की द्वारा ही अपने आप को अभिव्यक्त करता है। मनुष्य के पास भाषा के रूप में ऐसी विशिष्ट वस्तु विद्यमान है जिसके द्वारा वह अपने भाव या विचारों को अभिव्यक्त करता है।
भाषा में स्थित शब्द उसके भावों के वाहक होते हैं। स्पष्ट है, मनुष्य अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए शब्दों का प्रयोग करता है। हम कह सकते हैं कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण भाव होते हैं। अतः अनुवाद करते समय शब्दों से अधिक भावों को ध्यान रखना आवश्यक है, ऐसा नायडा जी का कहना है। अनुवादक एक बारी उस शब्द का अस्तित्व भूल जाए तो भी चल सकता है, लेकिन उसके भावों का अस्तित्व कदापि न भूले। शब्दों में निहित शब्दों में निहित भाव का ध्यान रखना उसके लिए अनिवार्य है, लेकिन केवल इतना काफी नहीं। उसे देखना चाहिए कि स्रोत भाषी उस शब्द के लिए और कौन सा शब्द प्रयोग में ला सकता था। दूसरी बात यह है कि वो भूल कर भी अनुवाद करते हुए व्यक्तिगत दृष्टि से शब्दों के विश्लेषण में न उलझ जाए। स्रोत भाषा की अभिव्यक्तियों को लक्ष्य भाषा में रूपांतरित करते समय एक सक्षम अनुवादक इस बात का ध्यान रखता है कि उसके रूपांतरण से लक्ष्य भाषा का सौंदर्य बढ़ जाए, लक्ष्य भाषा की अभिव्यंजना शक्ति में बढ़ोतरी हो जाए, इसका भी वह ध्यान रखे। आगे वह कहते हैं कि भावानुवाद में भावों की अहमियत शब्दों के मुकाबले कहीं अधिक होती है। कई बार मूल भाषा के शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, तो कई बार लक्ष्य भाषा में किसी शब्द के विभिन्न अनुवाद हो सकते हैं। अनुवादक को अनुवाद करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वह भाव आए। उदाहरण के लिए अंग्रेजी का शब्द चार्ज ले लीजिए। यह शब्द अगणित अर्थ छटाए लिए हुए है। हिंदी में इस शब्द के कई अनुवाद हो सकते हैं, जैसे भार, प्रभार, भार साधन, आरोप, आरोपित करना, प्रभारित करना, भरण, बैटरी वगैरह, चार्ज करना आदि। भाव के साथ स्वाभाविक रूप से क्रिया ही बदलेगी, ये ध्यान में रखिए। इसीलिए भाव क्या है उसी के अनुसार शब्द का प्रयोग होना चाहिए। एक शब्द के लिए अनगिनत शब्द होते हैं। भावानुवाद करते समय महत्वपूर्ण बात यह है कि अनुवादक अपनी मौलिकता का प्रयोग करे। इससे अनुदित कृति सहज होने की अपेक्षा सहज, स्वाभाविक और रोचक बन जाएगी। मौलिकता का प्रयोग करने वाला अनुवादक श्रेष्ठ अनुवादक कहलाता है, लेकिन इसमें भी वह खतरा है। अनुवादक अपनी मौलिकता की अति न करे। भावानुवाद करते समय कई बार अनुवादक पूरी तरह मूल मुक्त अनुवाद करने लगता है। इसे इसी कोशिश में वह इतनी स्वच्छंदता बरतता है कि अनुवाद अनुवाद नहीं बल्कि मौलिक कृति बन जाता है। कई बार अनुवादक अपने विचारों और लेखन क्षमता से पाठकों को प्रभावित करने का प्रयास करने लगता है और इसी चक्कर में भूल जाता है कि वह अनुवाद कर रहा है, मौलिक लेखन नहीं। इसलिए मौलिक लेखन नहीं तो अनुवाद का ध्यान रखना चाहिए। अनुवाद का स्वरूप कोई भी हो, अनुवाद चाहे किसी भी प्रकार का हो, अनुवादक को मूल से कभी हटना नहीं चाहिए। उसका अनुवाद हमेशा मूल को छूता या मूल को छूने का प्रयास करता हुआ प्रतीत होना चाहिए। शब्दों को नहीं बल्कि भाव को लेकर अनुवाद कर देना चाहिए। उदाहरणार्थ, गोल्ड शब्द का अर्थ सोना। गोल्डन शब्द का अर्थ है सुनहरा, लेकिन प्रयोग के साथ इनमें स्थित भावार्थ बदलता रहता है। अतः अनुवाद करते समय सोना या सुनहरा को ही पकड़कर रखना उचित नहीं होगा। स्वाभाविक ही है, भावानुसार इसके अनुवाद भी भिन्न भिन्न हो जाएंगे। जैसे यह उदाहरण दिए हैं, गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती, गोल्डन पीरियड स्वर्णयुग सतयुग, गोल्डन चांस सुनहरा अवसर, गोल्डन सक्सेस शानदार सफलता। पियर्स साबुन के विज्ञापन में साबुन की विशेषता प्योर एंड जेंटल कहकर अधोरेखित की गई है। इन दो शब्दों का महत्व शुद्ध एवं सभ्य निश्चित रूप से अयोग्य सिद्ध होगा। इसका अनुवाद शुद्ध और सौम्य के रूप में किया गया है, जो बिल्कुल योग्य है। भावानुवाद के अंतर्गत ही वह आगे कहते हैं, हिंदी में कई ऐसे उदाहरण हैं
जो अंग्रेजी के शब्दों के कोरे अनुवाद मात्र है। ऐसे शब्द पाठक पर विशेष प्रभाव डालने में असमर्थ सिद्ध होते हैं, अतः उनका भावानुवाद ही प्रचलित किया जाने लगा है। यह भावानुवाद सटीक तो है ही, पाठकों पर भरपूर प्रभाव भी डालता है। यह उदाहरण दिया है कुछ मूल शब्द, उसका शब्दानुवाद और भावानुवाद। शब्दानुवाद शब्द के लिए शब्द रखना और भाव को ध्यान में रखकर अनुवाद करना। व्हाइट शब्दानुवाद है सफेद चींटी और भावानुवाद है दीमक। हंगर स्ट्राइक भूख हड़ताल अनशन। कीमती पत्थर और जवाहरात। प्रेशियस स्टोन, कीमती पत्थर और जवाहरात। स्पष्ट है योग्य भावानुवाद पाठकों के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, इसलिए भावानुवाद करना चाहिए। शब्द के लिए शब्दानुवाद करते वक्त भी ध्यान रखना चाहिए। तीसरा अनुवाद का स्वरूप है पर्याय के आधार पर अनुवाद। इसका अर्थ क्या है देखेंगे। भाषा में प्रत्येक शब्द का महत्व होता है। प्रत्येक शब्द की अपनी अर्थवत्ता होती है। अपनी बात कहने के लिए शब्दों का सहारा लेने वाला मूल लेखक भावों के प्रभाव को वृद्धिंगत करने के लिए कई शब्दों में से किसी एक सटीक शब्द का चयन करता है। लेखन में इस चयन का महत्व वर्णनातीत है। मूल लेखक ही भांति अनुवाद भी भावों और प्रभावों की सटीकता के लिए कई विकल्पों में से एक विकल्प चुनता है। यह चयन ध्वनि, रूप, शब्द, समास, पदबंध, वाक्य आदि कई स्तरों पर किया जा सकता है। चयन के कई आधार हो सकते हैं। अनुवादक को ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक शब्द अपने आप में प्रचंड अर्थवत्ता लिए हुए होता है। उसके समानार्थी शब्दों की अर्थवत्ता ठीक वही हो, इस बात की संभावना कम ही होती है। जैसे भय शब्द है, इसके लिए डर, भीति जैसे विकल्प विद्यमान है, लेकिन प्रत्येक शब्द की अर्थवत्ता में थोड़ा बहुत अंतर है। भय शब्द अर्थवत्ता के स्तर पर बहुत व्यापक है। इसके कई आयाम हैं। किसी भीषण संकट की आशंका, उससे सही सलामत बचने की इच्छा, इस बात को लेकर विवशता, ये सारी बातें भय में समाई हुई है। परंतु भीति का प्रयोग हिंदी में यूं भी कम हुआ करता है और यह शब्द भय की विशालता का आभास नहीं देता। इस शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के साथ होता है, जिसके कारण यह लघुता का आभास ही अधिक मात्रा देता है। डर शब्द अपने आप में हल्कापन लिए हुए है। कहने का तात्पर्य यह है कि भय के समकक्ष नहीं माना जा सकता भीति और डर को। आतंक आवश्यकता से अधिक भारीपन लिए हुए है। कहने का तात्पर्य है कि भय शब्द का चयन करते समय मूल लेखक ने भीति, डर, आतंक जैसे शब्दों की तुलना में भय को ही सर्वाधिक सटीक महसूस किया होगा। अनुवाद को चाहिए कि वह इसी सटीकता के लिए प्रयत्नशील रहे। उसके सामने भी मूल लेखक की भांति कई विकल्प विद्यमान होते हैं। इनमें से सोच समझकर पर्याय चयन करना अनुवादक के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होता। इन शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन सटीक शब्द चुन लेना, उचित पर्याय युक्त शब्द चुन लेना, यह अनुवादक के लिए परीक्षा से कम नहीं होता। शाब्दिक अनुवाद, भावानुवाद, पर्याय के आधार पर अनुवाद, नायडा द्वारा बताए गए अनुवाद के 3 मुख्य स्वरूप हैं। लेकिन अनुवाद का स्वरूप केवल इतना ही नहीं, अनुवादक के कुछ अन्य रूप इस प्रकार बताए जा सकते हैं। चौथा प्रकार है स्वरूप का सारानुवाद। इसका अर्थ है सरकारी रिपोर्ट, लोकसभा का कामकाज, न्यायालय के निर्णय जैसी सामग्री का प्रायः सारानुवाद किया जाता है। इसे कई बार जस्ट ट्रांसलेशन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के अनुवाद में मूल कृति का सार मात्र प्रस्तुत किया जाता है। वस्तुतः यह भी शब्दानुवाद का एक प्रकार ही है। अगला प्रकार है टीकानुवाद।
अनुवाद का यह रूप भारत में प्राचीन काल से प्रयुक्त होता रहा है। भारत में प्राचीन काल में अनुवाद के लिए टीका, भाष्य, उल्टा, व्याख्या जैसे शब्द प्रचलित थे। यह पद्धति भारत की अधिकांश भाषाओं में उपलब्ध है। अरस्तु के काव्यशास्त्र, लोनजेनिस के पेरिप्स के अंग्रेजी तथा हिंदी भाषा के किए गए अनुवाद इसी कोटि में आते हैं। आधुनिक काल में भी गीता पर लोकमान्य तिलक और विनोबा भावे का किया हुआ भाष्य या टीका प्रसिद्ध है। बाइबिल के इसी प्रकार का अनगिनत टीकानुवाद हुए हैं। इस प्रकार के अनुवाद के स्वरूप हमें मिलते हैं: शब्दानुवाद, भावानुवाद, पर्याय के रूप में अनुवाद, सारानुवाद और टीकानुवाद। अनुवाद का स्वरूप व्यापक विषय है। छायानुवाद, रूपांतरण, भाषांतरण आदि भी अनुवाद के विविध स्वरूप ही है। अनुवाद का अर्थ का संप्रेषण, अनुवाद के सांस्कृतिक संदर्भों का संप्रेषण, अनुवाद संभव हो तो शैली का संप्रेषण। अनुवाद का स्वरूप काफी जटिल है। स्पष्ट है कि यह एक ऐसा कार्य है जो जटिलता से भरपूर है, फिर भी एक कला है और विज्ञान है, और यह ज्ञान का एक प्रसिद्ध माध्यम भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस प्रकार अनुवाद का स्वरूप है। आपने सुना, धन्यवाद।